हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम रीजनिंग के फिर से कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। आपने से पहले रीजनिंग की एक और वीडियो आ चुकी है, उसे ज़रूर देखा होगा। और बाकी साइड बाय साइड मैथ्स की भी वीडियोस चल रही हैं। आप आकलन ऐप यूट्यूब चैनल हमारे आकलन को सब्सक्राइब करें, उसमें आपको ये सभी वीडियोस मिल जाएंगी। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम लिंक है उसे ज्वाइन करके आपको ये पीडीएफ मिल जाएंगी। आकलन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस के लिए मिल जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ हमारे सिलोगिज्म के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते चले। जैसा इसमें कहा जा रहा है वैसे ही आपको वेन डायग्राम्स बनाने हैं। सबसे पहले लिखा है सम कीज आर स्टेपलर्स। कुछ चाबियां स्टेपलर है, यानी कि ये हो गया की। एक बात मैं फिर बता दूं कि इसमें आपको जो ओरिजिनल फैक्ट होते हैं उनसे बिल्कुल भी कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ इनको एक एज एलिमेंट्स आपको लिखना है कि की है तो आप के से डिनोट कर दो। आपको इनके मतलब से भी मीनिंग से भी कोई मतलब नहीं है। स्टेपलर है तो कुछ, स्टिकर को कुछ और। आपको सिर्फ वेन डायग्राम बनाना है कि के का कुछ हिस्सा एस में है। स्टेपलर हो गया। फिर लिखा है सम स्टेपलर्स आर स्टिकर्स। सपोज हम स्टिकर को एस टी से डिनोट करते हैं। स्टेपलर का कुछ हिस्सा स्टिकर है। और ऑल स्टिकर्स आर पेन्स। अब ये जो स्टिकर है इसके लिए लिखा है सारे ही स्टिकर पेन है। मैंने पहले भी बताया था जो ऑल होता है उसमें ये वाला पूरा का पूरा डायग्राम दूसरे के अंदर आ जाता है। तो ये हो गया ऑल स्टिकर्स आर पेन्स। हमें इसके स्टेटमेंट हमने देख लिया। अब इसको कंक्लूजन जो हमें निष्कर्ष दे रखा है वो पढ़ने हैं और बताने हैं कौन सा इसमें सही बनता है इन डायग्राम के हिसाब से। ओरिजिनल फैक्ट्स इसका कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले है सम पेन्स आर स्टेपलर्स। क्या पेन का कुछ हिस्सा, पी का कुछ हिस्सा स्टेपलर में जा रहा है? हाँ बिल्कुल जा रहा है। ये पेन का ही हिस्सा है जो स्टेपलर में जा रहा है। वन हो गया करेक्ट। दूसरा है सम स्टिकर आर की। ये जो एस टी वाला सर्कल है, क्या इसका कुछ हिस्सा कीज में, के में जा रहा है? बिल्कुल भी नहीं। तो के तो क्योंकि इधर है, इससे तो ये काफी दूर है। सेकंड वाला हो जाएगा गलत। इस केस में सही आंसर क्या हो जाएगा? ओनली कंक्लूजन वन। अगेन इस क्वेश्चन में सबसे पहले लिखा है सम एक्स आर वाई। और फिर लिखा है दूसरा स्टेटमेंट है सम वाई आर जेड। एक तो जनरली सभी इसका जो डायग्राम बनाते हैं वेन डायग्राम वैसे होगा कि ये एक्स, इसका कुछ हिस्सा जा रहा है वाई में और इसका कुछ हिस्सा जा रहा है जेड में। लेकिन जब हम इसके कंक्लूजन को पढ़ते हैं, पहला है सम वाई आर नॉट जेड। जब भी सम और नॉट आ जाए ना तो बहुत केयरफुली सॉल्व करना चाहिए। दूसरा ये नो जेड इज एक्स, इसमें मैक्सिमम गलती होती है इस वाले क्वेश्चन में। इसको ध्यान से समझो। यहाँ पर ये तो लिखा है कि कुछ वाई जेड नहीं है। ये जो फर्स्ट कंक्लूजन है इसका पहला निष्कर्ष, कुछ वाई जेड नहीं है। यहाँ से तो मुझे दिख रहा है कि हाँ ठीक है कुछ वाई जेड नहीं है। पर इसका सिर्फ यही एक डायग्राम नहीं होता, सम नॉट वाले में ध्यान देना होता है। एक और डायग्राम बनेगा इसका। और दूसरा है नो जेड इज एक्स। ये जो दूसरा निष्कर्ष है कि जेड का कोई भी हिस्सा एक्स में नहीं है, यहाँ तो ये ठीक है। लेकिन यही इकलौता इसका डायग्राम नहीं है, क्योंकि हमें एक्स और जेड में यहाँ पे कोई डायरेक्ट रिलेशन दे रखा है क्या? नहीं दे रखा ना। इसका एक और जो डायग्राम बन सकता है वो ऐसे है। एक्स का कुछ हिस्सा वाई में है, पहला स्टेटमेंट मैंने पढ़ा, ये वाला सम एक्स और वाई मैंने बना दिया। लेकिन जो सम वाई और जेड है ना, जो सम वाली बात ये ऊपर भी एप्लीकेबल होती है। सम में हमेशा दो पॉसिबिलिटी होती है। सम का मतलब ऑल भी आ जाता है सिलोगिज्म में, कि y कुछ तो z में है ही, कुछ तो है, लेकिन वो पूरा भी हो सकता है। इसलिए इसका ये वाला डायग्राम भी बनेगा कि हो सकता है कि y सम तो है ही बट वो पूरा भी उसके अंदर हो सकता है। और ऐसे ही एक और इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि ये z यहां ना होकर ये z यहां पर बन जाए। तो अब आप इन दोनों ही केसेस में देखोगे। अब फिर से कंक्लूजन पढ़ते हैं। पहला सम वाई और नॉट जेड। क्या ये सही है कि कुछ वाई जेड नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। ये वाई है और ये पूरा का पूरा जेड है। तो पहला कैसा हो जाता है? गलत, क्योंकि वो कह रहा था कि कुछ वाई जेड नहीं है। ऐसे ही दूसरा, कोई भी जेड एक्स नहीं है। यहां पर भी मैं देख रही हूँ कि कोई भी जेड एक्स नहीं है। गलत, क्योंकि जेड का कुछ हिस्सा एक्स में कॉमन है।
ऐसे ही यहाँ भी z का कुछ हिस्सा x में कॉमन है। तो इससे मुझे क्या पता चल जाता है कि मेरे ये दोनों ही कंक्लूजन गलत है, दोनों निष्कर्ष गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? डी, नन। ये बहुत ध्यान से करना, हमेशा ये ध्यान रखना, जो जब तक जैसे यहाँ पर x और z में जब तक डायरेक्ट ये नहीं कह रखा ना कि ये दोनों एक दूसरे में बिल्कुल भी नहीं मिलते, तब तक खुद से अज्यूम ही मत करो। आप मान के चलो कि हो सकता है z का कुछ हिस्सा x में भी हो। इस तरीके से कभी गलत नहीं होगे। और सम वाले केस को भी इस तरीके से बनाना स्टार्ट करो। सम में ये पॉसिबिलिटी जो यहाँ बनाई है मैंने कि y का कुछ हिस्सा z में, वो ऐसे भी बनता है। All p are q, some q are r and no r is s। अब सबसे पहले तो मैं दे रखा है कि पूरा p किस में आ जाएगा? q में। All p are q। some q are r, r का कुछ हिस्सा किस में जाएगा? r में। and no r is s, r से s बिल्कुल अलग है, इनका कोई भी रिलेशन नहीं है। ये तो मैं क्लियरली दे रखा है। अब देखते इसका निष्कर्ष क्या है। पहला, नो s is r, कोई भी s r नहीं है, ये तो हमें दिख रहा है क्योंकि इन्होंने यहाँ लिख भी रखा है कि r s नहीं है, तो इसका मतलब s r t है, ये तो कंफर्म है। नो s is p, s p के साथ बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। यहाँ तो मैं कहूंगी कि देखो नहीं मिल रहा, लेकिन एक बात मैं फिर बताऊंगी जो मैंने पहले भी बताई थी कि आप तब तक किसी भी चीज में s और p को आप देखो जरा, स्टेटमेंट में कहीं भी s और p में कोई रिलेशन दे रखा है? नहीं, s का p के साथ कोई भी स्टेटमेंट दे ही नहीं रखा। तो मैं कैसे मान लूं कि s p को बिल्कुल भी टच नहीं कर रहा? क्या पता ये जो s हो r से ही तो नहीं मिलना, क्या पता ये ऐसे मिल जाए, s कुछ भी हो सकता है। जब तक वो क्लियरली ये ना कह दे कि s p में नहीं है, तब तक आप खुद से मत मानो कि s p में नहीं है। यानी सेकंड वाला तो कंफर्म नहीं है, पर फर्स्ट वाला कंफर्म है। आंसर क्या हो जाएगा? सी, ओनली कंक्लूजन वन। सम स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट और अंकिता इज ए स्टूडेंट। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, आप यहाँ पे ये ना मानकर चले कि अंकिता एक किसी पर्सन की बात हो रही है। तीनों अपने आप में अलग अलग कैटेगरी हैं जिनके वेन डायग्राम बनाने हैं। पहला क्या है? स्टूडेंट को एस से रिप्रेजेंट करेंगे, इंटेलिजेंट को आई से और अंकिता को ए से। यहाँ पे हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि अंकिता किसी लड़की का नाम है तो वो स्टूडेंट है, इस तरीके से नहीं लेना है इसको। सम एस आर आई, इसको ये समझ लो एस का कुछ हिस्सा आई में है। अंकिता इज ए स्टूडेंट, ये जो एस है, अंकिता एक स्टूडेंट है, यानी कि जो ए है वो किसके अंदर है? वो एस के अंदर है। अब सबसे पहले कहा जा रहा है सम स्टूडेंट्स आर नॉट इंटेलिजेंट, कुछ स्टूडेंट है जो, यानी कुछ एस है जो आई नहीं है। इसमें तो मुझे लग रहा है, पर एक चीज हमेशा याद रखो, जब भी ऐसे कहा जाए ना कि सम ए आर बी, सम ए आर बी, और ये तो स्टेटमेंट हो, और कंक्लूजन अगर तुम्हें ये दे रखा हो कि सम ए आर नॉट बी, तो ये हमेशा याद रख लो ये गलत होता है। मैं इसको कभी भी टिक नहीं करूंगी। जब स्टेटमेंट ये दे रखा हो और कंक्लूजन यानी निष्कर्ष ये हो कि सम ए आर बी तो कह रखा है। ऐसा क्यों मैं कह रही हूँ? देखो इसका डायग्राम दो तरीके से बन सकता है, वही यहाँ भी अप्लाई होगा। ए कुछ भी है, एक तो ये तरीका हुआ, पर एक और भी तो तरीका है, ए कुछ भी है, यानी कि ऐसे भी तो बन सकता है। सम के केस में हमेशा ये दोनों ही पॉसिबिलिटी होती है। आप कोई भी क्वेश्चन इस टेक्निक के साथ करोगे तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा कि ए को आप इस तरीके से भी बनाकर देखा करो। और ये लंबा प्रोसीजर, इसको डायरेक्ट एक बार में याद रख लो कि जब भी सम ए आर बी है तो सम ए नॉट बी कभी भी करेक्ट नहीं होगा। वही यहाँ पर अप्लाई होता है। जो स्टूडेंट है ये कुछ इंटेलिजेंट है, यानी कि ये भी तो हो सकता है कि आई पूरा का पूरा इसे कवर कर ले, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो मैं कैसे कह सकती हूँ कि एस इंटेलिजेंट में नहीं है? पूरा पूरा इंटेलिजेंट में है, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? फर्स्ट इसका निष्कर्ष गलत हो जाएगा। यही टेक्निक याद रखो हमेशा, नॉट वाली, इसको हमेशा रॉन्ग मार्क करना। फिर है अंकिता इज एन इंटेलिजेंट, ए का हिस्सा आई में है। अब ये भी इसमें कंफर्म नहीं है। क्वेश्चन में
अंकिता और इंटेलिजेंट के बीच में कोई रिलेशन दे तो नहीं रखा, अंकिता का सिर्फ स्टूडेंट के साथ दे रखा है, ए का एस के साथ है, आई के साथ तो है ही नहीं। तो मैं कैसे कह दूं कि ए आई है या फिर ए आई नहीं है? तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा कि अंकिता इंटेलिजेंट है, ऐसा इसमें कहीं भी 100% मार्क नहीं हो रहा। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, डी, नन ऑफ दी स्टेटमेंट फॉलोज। ये क्वेश्चन आप बार बार इसी टेक्निक के साथ प्रैक्टिस करें, सिलोगिज्म को प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरत होती है। ये इजी होते हैं लेकिन इसमें गलतियां काफी हो जाती हैं। सम ई आर एच और सम ई आर एन, इसके लिए सबसे पहले तो ऐसे ही बनाओ, ई को कॉमन ले लो और उसका कुछ हिस्सा एच में है और कुछ एन में है। लेकिन वो वाले रूल याद रखना जो भी पिछले क्वेश्चन में हमने समझा है कि सम ई अगर एच है तो ये भी हो सकता है कि ई कुछ तो है ही एच में, पूरा भी एच में हो, क्योंकि उन्होंने पूरा मना तो किया ही नहीं है कि पूरा नहीं हो सकता। हो जाएगा एन, ऐसी सम ई आर एन हो गया, ऐसी सम ई आर एच, ये भी ऐसा हो सकता है कि सम तो है ही ई एच में और वो पूरा भी एच में हो सकता है। ये दोनों पॉसिबिलिटी हैं, इनको ध्यान में रख के करोगे तो गलत नहीं आएगा। पहला देखो निष्कर्ष, सम ई आर नॉट एन, कुछ ई एन नहीं है। और ये पढ़ना जरा सेकेंड स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट और फर्स्ट कंक्लूजन को एक साथ लेकर चलो। लास्ट क्वेश्चन में ही मैंने समझाया, अगर सम ए आर बी है तो सम ए आर नॉट बी, इस कंक्लूजन को हम क्या करेंगे, गलत। मैंने अभी समझाया कि क्यों गलत है, क्योंकि ये कह रहा है कि कुछ ई एन नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है, क्या पता कि जो ई है वो पूरा का पूरा ही एन हो। और इसमें आप सीधे याद रखो, आप इतना सोचो ही मत, जब भी ऐसे दे रखा हो ना कि सम ई आर है और सेम ई और एन के बीच में नॉट लगा दिया तो उसको हमेशा गलत कर दो। फिर है सम एन आर ई, अगर कुछ ई एन है तो कुछ एन ई है, ये दोनों जगह से ही ट्रू हो जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, ओनली कंक्लूजन 2। ये वाला क्वेश्चन वाटर इमेज वाला है, यानी कि जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन में हम सपोज ये कोई फिगर है, एक ट्राइंगल, उसके नीचे पानी है, तो पानी में उसकी परछाई कैसे होगी, ऐसे पलट जाएगी। ये हमें ध्यान रखना है, इस रूल के साथ चलना है हमें, नीचे उसको बेस रखकर फिर उसको पलटना है। तो इसमें अब देखो, सबसे पहले जो ये अब इसके नीचे वाटर इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पर। तो मैं इसका इधर बना देती हूँ। सबसे पहले आएगा ये ट्राइंगल जो ऊपर वाला है, फिर आएगा रेक्टेंगल और उसके अंदर फिर से एक ट्राइंगल है, वो भी इसमें पलट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगी ये लाइन। कौन सा है ये फिगर, ए। बहुत ध्यान से देखना, इसमें थोड़ा से भी गलत हो सकता है, जैसे कि ये वाला ट्राइंगल बिल्कुल इसी की तरह है, बस इसमें इस ट्राइंगल को पलट रखा है, तो बी मत कर देना हर ऑप्शन को। यहाँ तो यही रॉन्ग इन्होंने लगा रखा है सी और डी में, इस तरह से हो जाएगा। इस क्वेश्चन में वाटर इमेज है, जल प्रतिबिंब। आप खुद इसको देखो, अगर इसके नीचे यहाँ पे वाटर इमेज आएगी तो ये वाला बनेगा ऊपर, जो ये वाला डायग्राम है, और ये आ जाएगा नीचे, यानी कि ऊपर तो बनेगा ये वाला इस तरीके से और नीचे बनेगा ये वाला। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, सी। अब बाकी सब मैच करो तो बहुत इजीली इसका आंसर निकल रहा है, और ये भी इसमें इस तरीके से हो जाएगा वाटर इमेज में। अभी तक मिरर इमेज के किए थे, ऐसे ही सॉरी वाटर इमेज के किए थे, जल प्रतिबिंब के। ऐसे ही अब ये क्वेश्चन है मिरर इमेज, यानी कि इसमें जब आप दर्पण प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन करेंगे तो शीशा इसमें इधर रखा हुआ है इस तरफ, इसके जब आप इस साइड देखेंगे तो कैसे हो जाएगा, ए तो ऐसा ही रहेगा, एस किस तरीके से बन जाएगा, ऐसे, और पी इस तरह से, जबकि ए का तो मिरर इमेज सेम ही रहता है। कौन सा हो जाएगा इसका सही आंसर, बहुत इजी है, सी। आप खुद देख सकते हो बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं होंगे। ये फिगर जो इस पे दी हुई है, हमें बताना है ये किस ऑप्शन में एम्बेडेड है, यानी कि सन्निहित है। इसका मतलब क्या है कि आपको ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें ये आपको पूरा स्ट्रक्चर ऐसा ही मिले,
साथ में भले ही कुछ एक्स्ट्रा लाइंस जोड़ दी गई हो। अगर आप देखेंगे यहाँ पे सीधे आप बी ऑप्शन देखो, ये पहले वाला स्क्वायर, ये रेक्टेंगल इस तरीके से है, फिर ये दूसरा हो गया और फिर ये तीसरा। एक्स्ट्रा क्या है, बस ऊपर एक ये ट्राइंगल जोड़ दिया गया और एक ये लाइन। और किसी ऑप्शन में देखोगे तो आपको जो ये तीनों रेक्टेंगल इस पोजीशन में कहीं नहीं मिलेंगे, ए सी और डी कहीं भी नहीं मिलेंगे। इस तरीके से किए जाते हैं। आपको एज इट इज देखना है कि वो स्ट्रक्चर आपका कहाँ रिपीट हो रहा है। एक बार आप फिर से बी को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे कौन सा वेन डायग्राम है जो सबसे बेस्ट बताता है तीन सेट ऑफ क्लासेस को? पहला मैरिड पर्सन, विवाहित व्यक्ति, दूसरा गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सरकारी कर्मचारी, और तीसरा टीचर्स यानी शिक्षक। कौन से वेन डायग्राम में ये तीनों रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं? इसका सही आंसर होगा बी, क्योंकि अपने आप में तीनों इंडिपेंडेंट है। मैरिड पर्सन अलग कैटेगरी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय अलग है, टीचर अलग है, लेकिन कुछ कॉमन भी तो हो सकता है। कोई मैरिड गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो सकता है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय टीचर भी हो सकता है, कोई टीचर मैरिड भी हो सकते हैं, और कुछ तीनों ही हो सकते हैं। इस तरीके से ये वेन डायग्राम देखे जाते हैं। इनमें से कौन सा वेन डायग्राम है जो लेमन, कैरेट और एप्पल के बीच में, नींबू, गाजर और सेब के बीच में एक सही वेन डायग्राम बताता है? इसमें अगर आप देखिए कॉमन तो कुछ भी है ही नहीं, ना ही ये एक दूसरे से किसी भी तरीके से इन्वॉल्व है, ये पूरा अलग है, तीनों ही अलग चीजें हैं, इसलिए इसका आंसर होगा बी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे आकलन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आकलन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। अब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें ए और बी के बीच में यहाँ पे प्लस साइन है। प्लस का मतलब यहाँ पर है फादर ऑफ, फिर माइनस साइन है, इसका मतलब है सिस्टर ऑफ, फिर मल्टीप्लाई मीन्स ब्रदर ऑफ, फिर डिवाइड विच मीन्स मदर ऑफ। इसको इसी तरीके से समझना है कि ए बी का पिता है, ए बी की बहन है, ए बी का भाई है और ए बी की माँ है। ये हमें साइन के हिसाब से दे रखा है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं। अब एक एक्सप्रेशन दे रखा है हमें ये वाला, u प्लस एच मल्टीप्लाई एल माइनस क्यू डिवाइड आर माइनस वाई। हमें इस हिसाब से ये रिलेशन बनाना है और बताना है कि क्या इसका सही आंसर होगा। सबसे पहले u प्लस एच का मतलब क्या हुआ कि u h का फादर है, तो u फादर हो जाएगा h का। उसके बाद ये लिखा है इसमें h मल्टीप्लाई एल, यानी कि h l का भाई है, हमें l का जेंडर अभी नहीं पता। फिर लिखा है l माइनस क्यू, यानी कि l माइनस का मतलब क्या है, यहाँ पे देखेंगे हम सिस्टर ऑफ, बहन है, l क्यू की बहन है, तो l फीमेल होगी। उसके बाद लिखा है q डिवाइड बाय r, डिवाइड का मतलब क्या है, माँ है, यानी कि q r की माँ है। फिर लिखा है r माइनस वाई, यानी r y की माइनस, यानी ये सिस्टर बहन है, r किसकी बहन है, y की। अब हमें ये बताना है l और y में क्या रिलेशन है, l y की क्या लगती है। यहाँ पे y और r क्या है, दोनों सिस्टर्स हैं, आपस में बहनें। l और q भी आपस में क्या है, बहनें हैं, जबकि q r की क्या है, माँ है। तो ये क्या हो गई, इसकी l क्या हो गई, y की मौसी, यानी कि आंट, आंटी हम इसे बोल देते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन में देखते हैं। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है कि ए एल की पुत्री है, ए इज द डॉटर ऑफ एल, जबकि ए जी की बहन है। इसके दो रिलेशन दे रखे हैं, जो एल है उस एल का हमें जेंडर नहीं पता, उसकी पुत्री है ए और ए की ही बहन है जी, जबकि जो जी है वो आर की पत्नी है।
ये लिखा है जी जो कि आर की पत्नी है, तो जी वाइफ हो गई आर की। फिर लिखा है डब्ल्यू की बहन है, ये जो जी है ये इसके बारे में ही लिखा है। जी किसकी सिस्टर है? डब्ल्यू की, यानी कि ए की भी सिस्टर हो जाएगी, क्योंकि सबसे पहले हमें क्या दे रखा था कि ए जी की सिस्टर है, फिर दे रखा था कि डब्ल्यू जी की सिस्टर है, तो ए और डब्ल्यू भी आपस में सिस्टर्स हो जाएंगी। पूछा गया है एल डब्ल्यू से कैसे संबंधित है। अब ये तो यहाँ पे क्लियर है कि एल क्या है, फादर या मदर ए के लिए, क्योंकि ए पुत्री है, ए तो डॉटर है, लेकिन एल का हमें जेंडर नहीं पता, पर इतना पता है कि या तो ये फादर है या मदर है, यानी कि ये इसके पेरेंट है। तो डब्ल्यू के लिए भी एल क्या हो जाएंगे? इसके पेरेंट है, फादर या मदर पक्का नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ईदर ए, या तो ए, ईदर बी, और बी, या फिर बी। रीजनिंग में कई बार इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहां आपको ऑड वन आउट, जो विषम शब्द है, वो बताना होता है। हमें ये देखना होता है इन चारों में से कौन से तीन एक जैसे हैं और वो क्या एक चीज है जो चौथे में नहीं है। जैसे फर्स्ट है त्रिवेंद्रम, जिसे तिरुवनंतपुरम भी कहते हैं, बी है बैंगलोर, सी भुवनेश्वर और डी विजयवाड़ा। अगर आप नोटिस करेंगे, त्रिवेंद्रम क्या है? केरल की कैपिटल, बेंगलोर कर्नाटक की कैपिटल, भुवनेश्वर ओडिशा की कैपिटल, लेकिन विजयवाड़ा किसी की भी कैपिटल नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, विजयवाड़ा। लेकिन ये वही ऑड वन आउट वाले हैं। इसमें सबसे पहले दे रखा है ग्रेफाइट, यानी कि सीसा, फिर पर्ल मोती, देन डायमंड हीरा, और डी कोल कोयला। इसमें पर्ल को छोड़कर, क्योंकि पर्ल हमें कहाँ से मिलता है? ओशन से मिलता है, समुद्र से मिलता है, लेकिन बाकी के तीनों ऑप्शंस में क्या चीज कॉमन है कि ये सब कार्बन के ही अलग अलग फॉर्म्स हैं। ग्रेफाइट भी, डायमंड भी और कोयला भी, ये सब कार्बन के ही फॉर्म्स हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, मोती, पर्ल। इससे कौन सा ऑड वन आउट है? सबसे पहले है मेंडिकेंट, यानी कि भिक्षुक, फिर है एस्केटिक यानी तपस्वी, फिर है पायस धर्मनिष्ठ, और डी है हर्मिट एकांतवासी। इसमें अगर आप हिंदी मीनिंग देखें तो सभी भिक्षुक, तपस्वी और एकांतवासी, ये तीनों एक ही मीनिंग है, लेकिन धर्मनिष्ठ का मतलब होता है जरूरी नहीं कि वो भिक्षुक हो और जरूरी नहीं कि वो एकांतवासी हो, वो कोई भी धर्म में निष्ठा रखने वाला हो सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, धर्मनिष्ठ, पायस। सी को छोड़कर बाकी सब एक दूसरे के सिनोनिम है, पर्यायवाची हैं। अब ये है सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन। इसमें सबसे पहले हमें क्या कहा गया है? 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, 4 लड़कियां और 4 लड़के केंद्र की ओर मुंह करके एक वर्गाकार टेबल के चारों ओर बैठे हैं, यानी कि एक स्क्वायर टेबल है, उसके चार ओर पर, मतलब उसके किनारों पर ये 8 स्टूडेंट्स बैठे इस तरीके से कि इन सबका फेस कहाँ पर है? सेंटर में है। अब उनमें से 4 लोग कोनों पर बैठे हैं और शेष लोग, 4 तो इन कोनों पर है, जबकि जो बचे हुए और 4 हैं वो कहाँ बैठे हैं? वर्गाकार टेबल के भुजाओं के मध्य बिंदु पर, यानी कि साइड्स के सेंटर में 4 इस तरीके से बैठे हैं। हो गई 8 पोजीशन। सुमा रेखा के दाईं ओर नहीं बैठी, यानी जो रेखा है उसका जो दाया हाथ है, अगर इसका फेस इधर है तो इसका राइट इधर होगा। यहां पर सुमा नहीं बैठी है, ये ध्यान रखना, में ये पोजीशन नहीं आनी चाहिए। फिर अजय, फिर ये है, लेकिन रानी के सामने बैठी है। सुमा कहाँ बैठी है? रेखा के दाईं ओर तो नहीं बैठी, लेकिन रानी के सामने, यानी कि सुमा के ठीक सामने कौन है? रानी है। तो जहां भी हम लिखेंगे हमें ये पोजीशन ध्यान रखनी है। दूसरा देखते हैं, रेखा विकर्णित रूप से, यानी कि डायगनली तरीके से, डायगनल कैसे होता है? इस तरीके से कि अगर कोई इस कोने पर है तो दूसरा इस कोने पर होगा, ये होता है विकर्णित रूप या फिर डायगनल।
तो रेखा विकर्णित रूप से निशा के सामने बैठी है। जहां भी रेखा है, अगर रेखा यहां है तो निशा यहां होगी। इनकी भी पोजीशन आपस में चेंज हो सकती है। और अगर रेखा यहां है तो निशा इधर होगी, डायगोनल। ये चीज इतनी पता लग गई है। फिर रीना की दाई ओर, अच्छा, रेखा विकर्णित रूप से निशा के सामने बैठी है, जो अभी निशा के लिए कहा जा रहा है। रीना की दाई ओर बैठी है। निशा कहाँ है? रीना के दाई ओर। जैसे कोई भी एक पोजीशन हम इसमें फिक्स कर देते हैं। सपोज निशा यहाँ बैठी है, यहाँ से इसको हटा देते हैं, तो रेखा का होगी उसके डायगोनली अपोजिट, विकर्णित रूप से। अब इसमें एक और बात लिखिए कि निशा रीना की दाई ओर है। ये अगर रीना है तो इसका दाया, इसका राइट हैंड किधर होगा? इधर होगा। ये हो जाएगी निशा। ये कौन हो गई? रीना। फिर उसके बाद है अजय रीना के बराबर में बैठा है। अजय, जहां पर भी रीना है इसके बराबर में आ जाएगा यहाँ पे फिर अजय। और अजय के सामने कौन बैठा है? अभिनव। अगर इधर अजय है तो इधर हो जाएगा अभिनव। अरुण के, अब जो अभिनव है वो अरुण के बाई ओर बैठा है। अगर ये अभिनव है तो अरुण का लेफ्ट यहां तो नहीं होगा, ये तो अरुण का राइट हो जाएगा। ये हुआ अरुण, क्योंकि अरुण की जो बाई ओर है यानी कि अरुण का लेफ्ट, वो हो जाएगा अभिनव। अब बचे हुए आप ये रख लो, सुमा और रानी। ये किधर आएंगे? यहाँ तो सुमा नहीं आ सकती क्योंकि रेखा के बराबर में उसे नहीं बिठाना है। तो यहाँ पर कौन आएगा? रानी। और यहाँ आ जाएगी सुमा। इस तरीके से सारी पोजीशंस सेट हो गई हैं। पूछा क्या था? ठीक सुमा की बाई ओर इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है? ये सुमा है, सुमा का लेफ्ट हुआ ये। कौन इसके ठीक बाई ओर बैठा है? निशा। आंसर हो जाएगा ए। ये आप यहाँ से पूरा एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। I stand with my right hand extended sideways towards south. Towards which direction will my back be? जब मेरा दायां हाथ दक्षिण की ओर है तो मेरी पीठ किस दिशा में होगी? सबसे पहले हम क्या बनाते हैं इसमें? ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का पूरा मैप बना लेते हैं। अब जैसे जैसे उसमें कहा गया, सबसे पहले बात की गई है कि राइट हैंड उसका साउथ में है। अगर ये आपका राइट हैंड होगा तो इसका मतलब आपका फेस हुआ इधर, ये हो गया आपका फेस, और लेफ्ट हैंड हो गया आपका नॉर्थ की तरफ, उत्तर की ओर हो गया आपका लेफ्ट हैंड, बायां हाथ, क्योंकि दायां हाथ किधर है हमारा? दक्षिण में। अब उसकी पीठ किस तरफ हुई? इधर हुई, यानी कि पश्चिम की ओर, वेस्ट की ओर। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, वेस्ट। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। यानी डिक्शनरी में जिस ऑर्डर में वर्ड्स आते हैं उसी हिसाब से हमको उनको अल्फाबेटिकली लगाना है। इसमें सबसे पहले हम पहला लेटर देखते हैं, सबका कॉमन है ए। फिर हम देखते हैं इनका सबका सेकंड अल्फाबेट, जी आर एन एल। चारों ही अलग है तो हमें यही से ही आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले क्या आएगा? जी। फिर क्या आएगा? एल। फिर आएगा एन, और लास्ट में आएगा आर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 4 3 2। बी सही ऑप्शन है। इन ए रो ऑफ 68 पीपल, 68 लोगों की एक पंक्ति में एस बाएं से 22वां है और आर दाएं से 17वां है। एस इज 22nd फ्रॉम लेफ्ट एंड आर इज 17th फ्रॉम राइट। टोटल हमारे 68 लोग हैं, जिसमें एस की पोजीशन बाई ओर से कितनी है? एस 22 है। और आर हमारा दाई ओर से कितनी पोजीशन है? 17। काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट, अगर हम लेफ्ट से शुरू करें, बाई ओर से गिनना, तो पी की स्थिति क्या होगी हमें बतानी है। पी की पोजीशन
लेकिन क्या दे रखा है कि P जो कि S और R के ठीक बीच में बैठा है, ये ठीक S और R के बीच में बैठा है, ये हमें बताना है। सबसे पहले इसमें हम 68 जो नंबर ऑफ टोटल पीपल है वो लेंगे, माइनस करेंगे जो S की पोजीशन है, और माइनस ही करेंगे जो R की पोजीशन है। कितना आ जाएगा ये? 22 और 17 को इसमें हमने प्लस किया 39, ये माइनस किया तो आगे 29। ये हमने निकाल लिया कि S और R के बीच में कितने लोग बैठे हैं। S और R के बीच में 29 लोग बैठे हैं। अब जब मिडिल पोजीशन निकालनी हो जो P की है, तो तरीका क्या होता है? n प्लस 1 अपॉन 2, 29 प्लस 1 अपॉन 2, कितना आ गया? 30 अपॉन 2 15। लेकिन ये जो 15 है ये तो S से शुरू कर है ना, तो स्टार्टिंग से कितने हो जाएंगे? S तक खुद कितने थे? 22 थे, 22 थे S तक, और S के आगे कितने हो गए? 15 और हो गए। इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे 22 और 15 को, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 37 C। ये पूरा इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। 5 boys are sitting facing towards south। दक्षिण की ओर सम्मुख होकर 5 लड़के बैठे हैं। राज रोहित और विशाल के बीच में है, विशाल मनोज के ठीक दाईं ओर। सबसे पहले अगर हमसे ये कहा गया है कि दक्षिण की ओर मुंह है, इसका मतलब ये सब साउथ की ओर देख रहे हैं, ऊपर नॉर्थ है और नीचे साउथ है। तो इन सबको जब हमें इस तरीके से प्लेस करना है, तो ये बताओ कि इनका लेफ्ट किधर होगा, राइट किधर होगा। जब फेस दक्षिण की ओर है तो इधर इनका लेफ्ट होगा बायां हाथ, और इधर इनका राइट होगा दायां हाथ, हर किसी एक का। अब एक बात तो लिखिए कि राज रोहित और विशाल के बीच में बैठा है, कहीं भी हो सकते हैं विशाल और रोहित, इनके बीच में हमें बिठाना है राज को। विशाल मनोज के ठीक दाईं ओर और मनोज शेखर के ठीक दाईं ओर, बीच में कौन बैठा है? अब यहाँ पे ये जो लाइन पूरी दे रखी है ना, यहाँ से काफी निकल कर आएगा कि विशाल जो है वो तो मनोज के ठीक दाईं ओर, ये इसका दाया हो गया, और मनोज शेखर के ठीक दाईं ओर। जबकि एक और बात कही गई थी ये वाली, तो इससे आगे आ जाएगा क्योंकि इस साइड तो जगह है नहीं, तो हम इधर ही चलेंगे। विशाल और रोहित के बीच में कौन बैठा था? राज। इस तरीके से ये हमारी सबकी पोजीशन आ गई है। पूछा क्या गया है कि सबसे बीच में कौन बैठा है, हु इज सिटिंग इन द मिडिल, कौन है? इसका सही आंसर विशाल, ए। राम बाएं से 12वें स्थान पर है और श्याम दाएं से 14वें स्थान पर है। राम इज 12th फ्रॉम लेफ्ट एंड श्याम इज 14th फ्रॉम राइट। राम और श्याम के बीच में केवल 7 लोग बैठे हैं। हमें बताना है कि उस पूरी पंक्ति में न्यूनतम व्यक्तियों की कितनी संख्या है, मिनिमम कितने नंबर ऑफ पर्सन उसमें बैठे हैं। इस केस में कहीं से भी हो सकता है। राम को इधर बता रहा है, सपोज ये लेफ्ट है, लेफ्ट से राम कितनी पोजीशन पर है? 12th पर। और श्याम राइट से किस पोजीशन पर है? 14th पर। और 7 लोग इन दोनों के बीच में है। जब भी ऐसी बात आती है इसका मतलब कि ओवरलैप हो रहा है। और इस केस में हम क्या करते हैं? लेफ्ट में जितने लोग हैं प्लस, राइट में जितने लोग हैं माइनस, जितने मिडिल में बैठे हैं यानी कि उनका ओवरलैप हो रहा है, और माइनस 2, क्योंकि राम और श्याम ये जो भी 2 लोग हैं रिपीट हो रहे हैं, तो इसके लिए -2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना, सीधे से वैल्यू आ जाएगी। लेफ्ट से कितने लोग हैं? 12 प्लस, राइट से कितने लोग हैं? 14 माइनस, मिडिल में कितने लोग हैं? 7 और -2, कितना आ जाएगा ये? 26 में से 9 माइनस करेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी, 17।
ये क्वेश्चंस कोडिंग वाले होते हैं। इनमें आपको ये देखना है कि क्या नंबर किसे रिप्रेजेंट कर रहा है। 1318 आईडी है, तो 1523 क्या होगा। किसी भी तरीके से हमें एक सही आंसर निकाल के लाना होता है। जैसे अगर मैं फर्स्ट और लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई प्लस करूँ, 1 + 8 कितना होता है 9, और 9 का मतलब कितना है आई। फिर बीच की अगर मैं 2 ले लूँ, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, और 4 किसे रिप्रेजेंट करता है अल्फाबेटिक ऑर्डर में डी। इसी तरीके से आ जाएगा 1 और 3, फर्स्ट और लास्ट लेंगे 4, 4 का मतलब हो गया डी, और बीच का हम ले 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, 7 का मतलब हो जाएगा जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए, डी जी। ये भी पिछले वाले की तरह है, इसमें भी हमें कोड्स बताने हैं। अगर 2, 18, 15, 23 और 14 रिप्रेजेंट कर रहा है ब्राउन को, मतलब 2 का मतलब हो गया बी। तो ये तो कई बार ये गलत भी कोड होता है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में नहीं होता, लेकिन ये एग्जैक्टली अल्फाबेटिक ऑर्डर में ही है। इस तरीके से हमें बताना है कि क्या कोड होगा 19 का। 19 अगर 18 आर है तो 19 क्या हो जाएगा एस। 8 क्या होता है अल्फाबेट्स में एच। 15 यहाँ पर दे ही रखा है पहले वाले में ओ। 21 कितना हो जाएगा, अगर 23 डब्ल्यू है, -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा यू। 12 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा एल, और 4 डी। ये बन गया शुड, डी इसका करेक्ट आंसर है। दिए गए विकल्पों में से हमें ये वो शब्द चुनना है जो इस वर्ड का कंपेनियनशिप के अल्फाबेट्स का इस्तेमाल करके ही बनाया गया है। ए बी सी डी में से कौन सा है जो नहीं है। जैसे डी देखो ओपीएम, एम नहीं है इसमें, नेशन में टी नहीं है, ये वो है जो कंपेनियनशिप में नहीं है ना। सी में ओपन लिखा है, ई इसमें नहीं है, पर जो ए है ओपिनियन, इसके सभी वर्ड्स लेटर जो है वो इसी कंपेनियनशिप में से ही लेकर बनाए गए हैं। ओ पी आई एन ये सब इसमें आपको मिल जाएगा। तो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, रीजनिंग के क्वेश्चंस आपने साथ साथ प्रैक्टिस किए होंगे। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर ये पसंद आई है, और हमारे यूट्यूब चैनल आकलन को सब्सक्राइब करें। गूगल प्ले स्टोर से आकलन ऐप को डाउनलोड करें। थैंक यू।